नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे और आज ये प्रथम सेट है। हम लोग टोटल इसमें जो क्वेश्चन करेंगे उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो इसी तरह से प्यार और मोहब्बत को बनाए रखें, क्योंकि हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी। ओ हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें न आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो बता दीजिए। बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, पंचमहल, जोधाबाई के महल में। कहां पर अपना धार्मिक विचार विमर्श करते थे? कमेंट में आप जवाब लिखिए, तब तक मैं आपको कुछ अकबर के बारे में बताता हूं। जन्म जो है अकबर का कहां होता है? तो अमरकोट के राजा विरसाल के यहाँ होता है। अमरकोट के राजा विरसाल के यहाँ कब होता है? 15 अक्टूबर, याद कर लीजिए, 15 अक्टूबर 1542 में जन्म होता है। इसके पिता हुमायूं उस समय कहाँ थे? तो ईरान इराक में घूम रहे थे। शेर शाह के डर से, शेर शाह के डर से वह भागल चल रहे थे। चौसा के युद्ध में नहीं देखे हैं, जब हरा देता है शेर शाह सूरी तो भागल चलते हैं। उसी समय से, उसी समय जन्म होता है अकबर का। उसके बाद देखिएगा तो दोबारा जब गद्दी पर पुनः हुमायूं बैठता है तो 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है दीन पनाह एक पुस्तकालय था और उसी के सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और लड़खड़ा के गिर गए। एक राइटर ने बोला कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रह गया और लड़खड़ाते लड़खड़ाते चला गया। उसके बाद देखिएगा तो अकबर को गद्दी पर बैठाया जाता है। अल्प आयु 14 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं, तब उनको गद्दी पर बैठने का मौका मिलता है। तो गद्दी पर कब बैठते हैं? तो 1556 में ही बैठते हैं। वो पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराते हैं। उसके बाद 4 साल तक 56 से 60 तक देखिएगा बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं। बैरम खां पूरी तरह से संरक्षित करता है उनको, क्योंकि बहुत काफी अल्पायु थे। लेकिन 60 से 62 देखिएगा, 1560 से 62 उनके परिवार के लोग उस दल में रहते हैं, जिसे हरम दल या पेटीकोट के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। 60 से 62, 1560 से 62 के काल को हरम दल, पेटीकोट या अटका खेल के शासनकाल कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही हरम दल से इनको बाहर आते हैं, छुटकारा मिलता है, तो 62 में ही क्या करते हैं? दास प्रथा का उन्मूलन करते हैं। 1562 में दास प्रथा, 63 में देखिएगा तो तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। 64 में देखिएगा जजिया कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त करते हैं। 1571 में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करते हैं और 1775 में इबादत खाना का स्थापना करते हैं फतेहपुर सीकरी में ही। लेकिन यह इबादत खाना ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 3 साल तक। 78 में क्या हो जाता है? 78 में इबादत खाना को बंद करना पड़ता है। इबादत खाना था क्या? तो सभी धर्म के लोग वहां पर आकर के विचार विमर्श करते थे, अपने धर्म का बखान करते थे। अब बखान करते करते इतना न कर देते थे कि बहस तक पहुंच जाता था, जिसके कारण 1578 में इबादत खाना को क्या करता है अकबर? समाप्त कर देते हैं। और 79 में देखिएगा, 1579 में मजहर की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद 82 में देखिएगा, 1582, याद कैले रहिए, दीन ए इलाही एक नए धर्म की अकबर ने शुरुआत की। 1582 में दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत करते हैं। अगला साल जस्ट 83 में इलाही सनवत भी जारी करते हैं। अकबर ने इलाही सनवत जारी 83 में करवाए थे। तो ये जो है अकबर से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए आपको पूरी तरह से रट लीजिए इस चीज को। और जो क्वेश्चन है अब आ गया होगा आपको कि अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श कहां पर करवाते थे? तो फतेहपुर में जो आपका स्थापना किए थे इबादत खाना का, वहीं पर विचार विमर्श करवाते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इबादत खाना। इबादत खाना में अपना
करवाते थे। जन्म देखिएगा तो जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को। कहां पर, तो राजा बिरसाल, अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा बिरसाल के घर में। किसके घर में, तो बिरसाल के यहां हुआ था। इनके पिता का मृत्यु हो जाती है 1556 में, और उसके बाद इनको क्या किया जाता है, गद्दी पर बैठाया जाता है। 14 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाते हैं 1556 में ही। यह अपना राज्याभिषेक कहां कराएंगे, बताइए। राज्याभिषेक जो कराते हैं पंजाब के कालानौर में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और देखिएगा 4 साल तक बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं, यानी कि 1556 से 60 तक, 1556 से 60 तक बैरम खां के संरक्षण में रहेंगे। उसके बाद 2 साल तक 1560 से 62 तक अकबर अपने परिवार का ही लोग रहते हैं हरम दल में, जो हरम दल का शासन कहा जाता है, पेटीकोट हरम दल या अतका खेल का शासनकाल कहा जाता है। अल्प आयु अब नहीं रहे अकबर, तो बहुत सारे सुधार कार्य करवाए हैं। कौन कौन से, खास करके याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। 62 में ही इन्होंने क्या किया, दास प्रथा का उन्मूलन करवाए। 63 में देखिएगा तीर्थ यात्रा को शुरुआत करवाए, तीर्थ यात्रा। 64 में 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर काफी इंपॉर्टेंट है, जजिया कर को समाप्त किए। उसके बाद देखिएगा 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, एक शहर बसाते हैं, और यहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाना का स्थापना होता है। फतेहपुर सीकरी में ही 1575 में इबादत खाना का स्थापना करवाते हैं, और यह कब तक चलेगा, 3 साल तक, 78 तक ही चल पाता है, 1578 तक चल पाता है। बहुत सारे धर्मों के लोग विद्वान आकर के वहां विचार विमर्श करते थे, और उसमें बहुत सारे बातें निकल करके सामने आती थी। लेकिन देखा गया कि समय आते आते 78 का उसमें बहस तक पहुंच जाता था, जिसे देख करके इबादत खाना को क्या करता, समाप्त बंद करवा दिया अकबर ने 78 में। उसके बाद 79 में जो है कि मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा कब करते हैं, मजहर की घोषणा 79 में करते हैं। उसके बाद 82 में देखिएगा, 1582 में याद रखिएगा, एक नए धर्म का शुरुआत करते हैं अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया जाता है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब किया गया है, तो 82 में। 83 में इलाही सनवत जारी करवाते हैं। 1583 में इलाही सनवत ये कैलेंडर है, जारी करवाते हैं। तो अब आपका आंसर आ गया होगा कि धार्मिक विचार विमर्श कहां पर करवाते हैं, तो इबादत खाना में। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, इबादत खाना। धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना में करवाते थे। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को विश्वासघात किसने किया,
सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया, एकदम याद कर लीजिए मुँह पर। और ऑप्शन जो है एकदम लग गया है, आप कमेंट में जवाब देते रहिए क्या होगा इसका सही आंसर, कौन दिया था। ऑप्शन अवध के नवाब मीर जाफर, मीर कासिम, हैदर अली। कौन होगा, वह शख्स कौन है जो सिराजुद्दौला का विश्वासघात कर दिया था, धोखा दे दिया था और जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था। कुछ घटना याद आ रहा है आपको। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा हुआ था और भारत में भी युद्ध होने की संभावना था। फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ने के कगार पर थे। इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं, कोलकाता में जो अपना किला था फोर्ट विलियम, उसके किलाबंदी चालू करवा देते हैं। फोर्ट विलियम किले का क्या करते हैं, किलाबंदी चालू करवा देते हैं, किलाबंदी। और उस समय प्रधान कौन था इसका, फोर्ट विलियम का प्रधान रोजर ड्रेक ने क्या करवाया, फोर्ट विलियम का किलेबंदी शुरू करवा दिया, जिसको देख करके उस पर तोप लगवाने लगा फोर्ट विलियम पर, जिसे देख करके सिराजुद्दौला कहते हैं कि हमरे राज्य में, हमारा शासन काल में, हमारे क्षेत्र में बिन हमारा अनुमति के आप जो है युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम हमसे परमिशन ले लिया हुआ करते, लेकिन फिर भी यह नहीं मानता है। मना करने के बाद भी लाख सिराजुद्दौला के यह नहीं मानता है, तोप चढ़वाता है। खीसी जाके एक दिन 15 जून के दिन आक्रमण कर देते हैं और इस सबको मार के भगा देते हैं। फुल्टा नामक द्वीप पर जाके अंग्रेज छुप गया था। कहाँ छुपा था, फुल्टा नामक द्वीप पर। 15 जून 1756 को क्या होता है, आक्रमण कर देते हैं सिराजुद्दौला, आक्रमण, और मार करके भगा देते हैं। फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर के ये सब छुप जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 20 जून को, देखिएगा ध्यान से, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटता है। 5 दिन के बाद ब्लैक होल की घटना घटता है। ब्लैक होल की घटना 5 दिन के बाद घटता है। इसमें हालवेल जो था वो बच गया था, इसके साथ 23 गो हालवेल जीवित था। यही अपना आप बीती सुनाया। इसने क्या कहा आप बीती में कि 14 गुना 18 का कमरा था, 146 लोग को बंद कर दिया, दम घुटने के कारण 123 आदमी मारे गए। यह घटना सुन करके रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बुलाया जाता है। बंगाल की खाड़ी के रास्ते कोलकाता आता है और उन्होंने 9 फरवरी को अलीनगर की संधि करके शांति व्यवस्था कायम करना चाहता है। 9 फरवरी 1757 आ जाएगा जी, उस समय अलीनगर की संधि होती है, अलीनगर की संधि होती है। सिराजुद्दौला अभी तत्काल ही नवाब बंगाल का बना था, क्योंकि याद आ गया 1756 में ही उसके नाना की मृत्यु हुई थी, अलीवर्दी खां नाना उसके थे, उनकी मृत्यु हुई। ये तत्काल अभी गवर्नर बना था, इसीलिए लफड़ा नहीं चाहता, इसीलिए अलीनगर की संधि कर लेता है। अलीनगर की संधि जब हो जाती है, रॉबर्ट क्लाइव बदला लेना चाहता है। रॉबर्ट क्लाइव बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और ठीक ब्लैक होल की घटना के 1 साल बाद, ब्लैक होल की घटना 20 जून को और 1 साल बाद 23 जून को 1757 को पलासी का युद्ध होगा। पलासी का युद्ध, यह युद्ध नहीं था मेरे भाइयों, एक षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव प्रधान सेनापति जो मीर जाफर आता है उसी को मिला लिया था। मीर जाफर धोखाबाज निकला, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मीर जाफर। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, मीर जाफर जो है। इस मीर जाफर के अलावा और भी लोग मिल गए थे, जैसे राय दुर्लभ का नाम आता है, मौसी घसीटी बेगम का नाम आता है, जो कलकत्ता के
व्यापारी थे मनिक चंद, उनका भी नाम आता है। तो यानी सिराजुद्दौला के बहुत सारे अपने जो थे रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिल जाते हैं, जिसके कारण उसकी हार हो जाती है। और किसी भी युद्ध में जब अपने ही दुश्मन के तरफ जाके मिल जाएंगे तो हार तो निश्चित लिखल है। तो इसमें विश्वासघात सबसे ज्यादा किसने किया? तो मीर जाफर ने किया। सिराजुद्दौला का जो हत्या करता है, सिराजुद्दौला का हत्या कौन किया था? पलासी के मैदान में जो है कि मीर जाफर जो है कहता है कि राजा साहब आप कह लिए आ गए, ये तो बहुत कम सेना है, हम लोग मार के आ रहे हैं, जाइए आप पार्टी उटी का व्यवस्था करिए। उसके बाद वहां से जब प्रारंभ होने से पहले ही युद्ध, सिराजुद्दौला को वहां से युद्ध के मैदान से भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि इतनी बड़ी सेना थी, जितना लड़ नहीं रही थी उससे ज्यादा तमाशा देख रही थी पलासी के मैदान में। तो क्योंकि वहां पर पूरी तरह से तो गेमिंग प्लान था, तो वहां से लड़ाई कहां से होगा। सिराजुद्दौला का हत्या जो करता है अफगानी युवक रहता है, जिसका नाम रहता है मीर बहादुर। अफगानी युवक मीर बहादुर के द्वारा हत्या किया जाता है। और देखिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा विश्वासघात किसने किया? मीर जाफर ने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दिया? ऑप्शन है आपके पास सामने में, कमेंट में जवाब दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए महात्मा गांधी को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा बातें कहा, बहुत सारी उपाधियां दी। तो आइए हम लोग एक नजर देखते हैं। राष्ट्र भर का पिता घोषित कर दिया गया। राष्ट्र पिता किसने कहा? तो जो बहुते हार्ड आदमी होगा, बोस आदमी होगा, वही पूरे राष्ट्र का क्या करेगा? पिता घोषित कर देगा। अबर दुबर आदमी नहीं कर सकता है, पूरा बोस आदमी जो होगा वही पूरे राष्ट्र का पिता घोषित कर सकता है। तो बोस से आप याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता संबोधित किया था। बापू किसने कहा? तो चाचा ने। बापू किसने कहा? चाचा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद देखिएगा महात्मा किसने कहा? महात्मा, तो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के समय दिए हुए थे। महात्मा गांधी 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह में सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को झुका दिए, तो उन्हें महात्मा कह करके संबोधित किया। यह बिहार की धरती में इतनी पावर है। तमाम देखिएगा क्रांतिकारी आंदोलन में एक नेतृत्वकर्ता के भूमिका में गांधी जी नजर आएंगे। तो महात्मा का उपाधि जो है बिहार की धरती से ही मिला हुआ है, और देने वाले हमारे बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं। अर्ध नग्न फकीरा किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल। उसके बाद देखिएगा तो आइंस्टीन ने भी कुछ कहा है। क्या बता दीजिए? आइंस्टीन साहब क्या बोले हैं? हाड़ मांस का शरीर, हाड़ मांस का शरीर। उसके बाद माउंटबेटन ने क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स। माउंटबेटन ने क्या कहा जी? वन मैन बाउंड्री फोर्स। पख्तूनियों, खुदाई खिदमतगार पार्टी। खुदाई खिदमतगार पार्टी ने क्या कहा? मंगल बाबा या मलंग बाबा। मंगल बाबा या मलंग बाबा की उपाधि पख्तूनियों। खुदाई खिदमतगार
पार्टी के द्वारा दिया गया है उपाधि। उसके अलावा जादूगर किसने कह डाला? मुजीबुर रहमान ने जादूगर कह डाला। जादूगर, अरे हॉकी का जादूगर नहीं, इन्हें जादूगर कहा मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान ने जादूगर कह के संबोधित किया। तो आपका राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया? तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। बापू ने, जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीरा, पख्तूनिया क्या कहा? मलंग बाबा, और आइंस्टीन क्या कहे? हाड़ मांस का शरीर। इस तरह से आप धुआं उड़ा के एग्जाम में आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ना, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 तक आपका नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल जाइएगा 12 से लेकर के 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल जाइएगा 36 से आप 51 तक, तो 36 से 51 में आपको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नीति निर्देशक तत्व, यानी 36 से 51 तक। उसके बाद देखिएगा 51 के क में मूल कर्तव्य, 51 के क में आर्टिकल आपका जो 51 के क है मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था भाइयों। स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 51 के क के तहत 8 गो जोड़ा गया, अब जो है 11 गो हो चुका है। डीपीएसपी जो है यानी नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, मूल अधिकार वाला जो बात है ये मत भूलाइएगा, बहुते आता है। 12 से लेकर के 35 तक सारे मूल अधिकार में एक एक पूरी तरह से एक एक मूल अधिकार को अच्छा से पढ़ाऊंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और मेरे वीडियो को थोड़ा सा उड़ा दीजिए, शेयर करिए, धूम मचा दीजिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है थोड़ा भाई के नाते शेयर कर दीजिए। हाँ, नागरिकता से संबंधित 5 से 11, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और खास करके पश्चिम बंगाल के 24 परगना जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के बगल में ही न्यू मूर द्वीप निकला हुआ है। बांग्लादेश कहता है कि हमारा दावा ठोक रहा है, ये जो अच्छी बात नहीं है। तो दोनों देशों के बीच जो है काफ़ी समय पहले विवाद भी था न्यू मूर द्वीप के लिए। यह कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल के 24 परगना जिले के पास बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप जो है किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। महाभिनिष्क्रमण जो था, यह घटना जब गृह त्याग किए थे ना, उस घटना को कहा जाता है। और इसका संकेत क्या था? तो घोड़ा, गृह त्याग की घटना, गृह त्याग। इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक यहाँ घटना लिख देते हैं आपका। प्रतीक क्या था? तो इसका घोड़ा प्रतीक था। धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन जब ज्ञान जब मिल गया था तो पहला बार अपने मित्रों को कुशीनगर में आकर के उपदेश दे रहे थे। प्रथम उपदेश कुशीनगर में अपने सहपाठियों को दिए थे, जिस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, यानी प्रथम उपदेश, उपदेश
की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसका प्रतीक क्या है? तो चक्र है, चक्र। महापरिनिर्माण, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, इस घटना को महापरिनिर्माण कहा गया है। और इसका प्रतीक स्तूप, बहुत जगह लगाया गया है स्तूप। तो देख लीजिए, मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्माण। इसका प्रतीक क्या है मेरे भाइयों? तो प्रतीक है स्तूप। और निर्माण जो है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति जब हो गई थी, इस घटना को निर्माण कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? तो बोधि वृक्ष या पद चिन्ह। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष या पद चिन्ह। और युवा अवस्था के लिए प्रतीक जो है वृषभ, युवा अवस्था के लिए वृषभ। आप बताइए घोड़ा किसका प्रतीक है, किस घटना का? तो घोड़ा है गृह त्याग का, महाभिनिष्क्रमण जिसे कहा गया है। चक्र प्रथम उपदेश को, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति की घटना को, मृत्यु को क्या कहा गया? स्तूप प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु के लिए है। तो अब बताइए ऑप्शन नंबर, स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। महापरिनिर्माण इस घटना को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? ऑप्शन में है डेल्टा द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है, अपतटीय द्वीप है। बताइए क्या होगा? कमेंट में जवाब दीजिए। लगातार जवाब मिल रहे हैं और आपका नहीं मिल रहा है। आप भी जवाब पहले देने का कोशिश करिए और सही सही जवाब दीजिए। और नहीं तो एक कॉपी लेकर के पूरी तरह से नोट्स बनाइए, आपका अच्छा एकदम तैयारी हो जाएगा, मैं यकीन दिलाता हूं। क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं, पूरी तरह से आपके मन और मस्तिष्क में मैं इसे फिट करना चाहता हूं। इसलिए मैं आराम आराम से होले होले क्लास को ले चल रहा हूं। तो लक्षद्वीप जो है आपको भी मालूम है कि प्रवाल भित्ति द्वीप है। क्या है? प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति द्वीप है। यह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन क्या होगा? प्रवाल भित्ति द्वीप है। यह लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों की समूह से बना हुआ है। और उसमें से 25 को जो है उस पर कोई निवास नहीं करता है। 25 को द्वीप ऐसा है 36 को में, और 10 को कहा जाता है कि 30 वर्ष के अंदर डूबिए जाएगा। बचेगा कौन सी लक्षद्वीप में? कुछ नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह किससे निर्मित है? तो आंडो निकोबार द्वीप समूह जो है ज्वालामुखी द्वीप है। क्योंकि आंडो निकोबार द्वीप समूह में देखिएगा तो खास करके ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। दूगो ज्वालामुखी, नारकोंडम और बैरन और नारकोंडम, दूगो ज्वालामुखी है, वेल्केनो। इसमें जो है बैरन जो है सक्रिय है, ये कभी भी क्रिय, और ये जो है सुसुप्त है। क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो आपका आंसर हो गया प्रवाल भित्ति द्वीप है। इनमें से कौन सा खनिज बिहार में उत्पादित होता है? तो भाई मेरे चूना पत्थर तो बिहार में होता है। खास करके झारखंड से सटा हुआ जो भी जिला है उसी में देखने को मिलता है। चूना पत्थर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, पाइराइट हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, पाइराइट। बिहार के जो झारखंड से सटे जिले हैं
उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 रुपया का सिक्का, सिक्का में सभी प्रकार के सिक्का ले लीजिए, सिक्के, 1 रुपए नोट, इसे जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री नहीं, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपया के नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पे सिग्नेचर किसका होता है? हेलो, तो वित्त सचिव का, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। क्षर जो होता है वित्त सचिव का, मेरे भाइयों वित्त सचिव का होगा हस्ताक्षर, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। सभी प्रकार के सिक्कों और 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और सिग्नेचर जो हस्ताक्षर होता है उसके ऊपर 1 रुपये के नोटवा पर, वो वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है। अब बाकी नोट जो है आरबीआई जारी करती है, भारतीय रिजर्व बैंक, और उस पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर करेंगे। शेष नोट पर, शेष नोट कौन जारी करते हैं? जारी करेगा आरबीआई, और सिग्नेचर कौन करेंगे? तो सिग्नेचर जो है गवर्नर करते हैं, आरबीआई के गवर्नर। 10 नंबर क्वेश्चन, लाख बख्श किस सुल्तान को कहा गया था? तो जो लाखों का दान करता है उसी को लाख बख्श कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, मैं यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान करने के कारण, लाखों करने के कारण इन्हें क्या कहा गया था? लाख बख्श, बख्श कहा गया, लाख बख्श कहा गया। उसके बाद ये हाथी भी दान कर देते थे, तो हाथी को पील कहा जाता है, तो पील बख्श भी कहा गया है, पील बख्श, पील बख्श भी कहा गया है हाथी दान करने के कारण, हाथी दान के कारण। इसे हातिम द्वितीय की उपाधि दिया गया है, हातिम सेकंड की उपाधि दिया गया है। कुरान याद होने के कारण इन्हें कुरान खां, कुरान याद होने के कारण कुरान खां भी कहा जाता था, कुरान खां। यह कुरान बहुत ही सुरीली गाते थे, बहुत सुरीली अंदाज में कुरान गाते थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है मेरे भाइयों, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कब से कब तक थे? तो 1206 से 1210 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक आप बताइए। हाँ, इसका दमदू, दमदू कौन रहता है? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को कहा जाता है। यह 1210 से 1236 तक कार्यकाल। लाहौर में पासा यानी चौगान खेल रहे थे तो घोड़ा से गिर करके हो गया था, याद आया कुछ? तो इनका पुत्र एक आराम शाह रहता है, 9 महीना तक गद्दी पर बैठता है, लेकिन लाहौर के अमीरों ने क्या कहा कि आराम शाह जो है बहुत आराम कर रहा है, इसको हटा दिया जाए। और खास करके कार्यकाल जो है 1211 से 36 तक इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे उनको गद्दी पर बैठाया जाता है। कुतुबुद्दीन अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, करवाया नहीं, नींव रखा था अभी तक, जो कि चल जाने के बाद पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया। तो क्वेश्चन आएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया?
या नींव किसने रखा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा आपका आंसर। निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया या किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश होगा। एकदम क्लियर रहता है, उसमें कंफ्यूजन वहां कभी भी नहीं होगा। जबकि देखिएगा फिरोज शाह तुगलक के समय में उस पर 5वीं मंजिल पर ब्रज गिर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जिसे फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं? FST 5वीं मंजिल का निर्माण करवा दे, पुनः निर्माण करवाएं और 2 ताला और उस पर ठोक दिए, यानी 7 ताला करवा दिए कुतुब मीनार का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी बहुत सारा चीज, अजमेर में देखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। इसी तरह से यदि थोड़ा सा भी मेरा क्लास अच्छा लगता है, बहुत सारा प्यार दें और खास करके मेरे वीडियो को आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।